वादा तेरा वादा। जी हां, राजस्थान केरल में वादों का पिटारा खुल गया। किसके वादे में कितना दम है और जनता किसके साथ है, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल वादा तेरा वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। राजस्थान का घमासान आखिरी पड़ाव पर है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में उतर गए। कांग्रेस ने जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट का चेहरा आगे किया है, तो बीजेपी कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी मोदी मैजिक के सहारे है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र जारी किया था, तो कांग्रेस ने गारंटी देने की बात कही। आज घोषणा पत्र जारी करके लोगों को लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार, 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी किया है। तो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस की राशि 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। अब इस ऐलान का असर कितना होगा, ये तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। अब सवाल ये है, वादे पर वादा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन किसके वादे पर जनता का इरादा है, ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राजस्थान के रण से कुछ राजनीतिक बयान। बीजेपी के लोग भी टीका किए, आर्थिक दृष्टि से जो एक्सपर्ट थे वो भी टीका किए। ये कहां से लाएंगे, कहां देंगे, ये नहीं होने वाली बात है। ये सब आप सुने होंगे, देखे होंगे। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया। यहां तक कि कई स्टेट में इसका पालन करके फ्री में राशन कार्ड देने, फ्री में राशन देने का काम शुरू किया और उससे जनता को एक बल मिला, शक्ति मिला। मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। मैनिफेस्टो अभी 10 बजे डिक्लेयर हो रहा है। खड़गे साहब से हम आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि मैनिफेस्टो को हम कितना महत्व दे रहे हैं। अगर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आ रहे हैं मैनिफेस्टो लॉन्च करने में, तो हमारे मैनिफेस्टो कंट्री में सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हम रखना चाहते हैं। और पिछली बार भी हमेशा हमने चुनाव जीतने के बाद में मैनिफेस्टो को पहली कैबिनेट की मीटिंग में रखते हैं। हम लोग उसको हम अप्रूव करवाते हैं कि ये हमने वादे किए थे पब्लिक से, इन वादों के आधार पर आप सबको काम करना है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरीज हो या कलेक्टर हो। और मुझे खुशी है, इसीलिए 97% मैनिफेस्टो पूरा हुआ। भ्रष्टाचारी नहीं, महिला, दलित अत्याचार, बेरोजगारी, आपका पेपर लीक, इन सब ने भी गहलोत सरकार ने अपना कीर्तिमान बनाने का काम किया है। और अब आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें विश्वास है कि ये गहलोत जी हार का भी कीर्तिमान बनाने का काम करने जा रहे हैं। या आप लोग सब करोगे, आप लोग बनाएंगे इनका। गहलोत की अधिकतर जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणा है, वो जमीन पर हमको देखने को नहीं मिलती है। और पिछले बजट के अंदर उन्होंने जो जो हमारी घोषणाएं की थी, आप सब जानते हो कि वो जमीन पे उतरे नहीं है। आपने राजनीतिक बयान सुने, मैनिफेस्टो को लेकर बयान है, वादों को लेकर एक दूसरे पर आप पलटवार हैं। आगे बढ़े अपने पैनल पर चलने के उससे पहले आज देश का सवाल क्या है। आज देश का सवाल है, राजस्थान के रण में किसके वादे में कितना दम है। वोटिंग से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कितना असर होगा, कौन सा मुद्दा किसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, बीजेपी और कांग्रेस के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ निगत अब्बास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, सुजाता पॉल
प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से फजील अहमद साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और जितेश जेठनंदानी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। जितेश जी, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा मैं। जितेश जी, ये जो राजस्थान का रण है, वैसे तो अमूमन 5-5 साल का होता है, ठीक है। जितेश के पास चलता हूं, निगत अब्बास जी भी हमारे साथ नहीं है, सुजाता पॉल जी के पास। सुजाता जी, ये जो आज वादों का पिटारा खुला है, जिसमें 7 वादे जो हैं वो किए गए, हम विजुअल भी दिखा रहे हैं जब खड़गे जी आपका मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का रिलीज कर रहे हैं। क्या अब जो इलेक्शन है, मैं पिछली बार भी बहस थी आपसे, मुझे याद है, क्या अब जो पिटारा है, पिटारा ही तय करता है वोटर किधर जाएगा? और इतनी सारी फ्रीबीज, सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी से भी यही सवाल पूछूंगा, इतनी सारी जो फ्रीबीज है, क्या ये एक बोझ नहीं है राज्य सरकार और राजस्व पर? नड्डा जी को पहले बता देना चाहिए कि उनके लिए तो खुदरा है वो गड्ढा, जहां पे अब उनको किया जाएगा प्रोजेक्ट। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो है झूठ का पुलिंदा और छूट रही है हर जगह से उनसे सत्ता। और हमने जो वादे किए हैं, क्या हमने 25 लाख की चिरंजीवी योजना नहीं थी? क्या उसमें स्वास्थ्य बीमा का फायदा लोगों ने नहीं उठाया? क्या मध्यम वर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार हो, उनको इससे मदद नहीं मिली? उन्हें अपने घर बेचने नहीं पड़े, उन्हें अपने गहने गिरवी रखने नहीं पड़े, उन्हें कर्जे लेने नहीं पड़े, और बेहतरीन उनको मिली स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये तो जरूरी है कि हम उसको बढ़ाएं। तो हमने तो उसका दायरा बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया, क्योंकि ये सपना है कि अगर हमारे लोग मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे, तो देश भी मजबूत होगा। तो पहले तो राज्य से शुरुआत कर ही लेते हैं। और ये फ्री भी कैसे हुआ? ये तो इंश्योरेंस की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं अपने किसानों की, तो एमएसपी पर कानून तो केंद्र सरकार को लाना चाहिए था, उन्होंने वादा भी किया था, आज तक नहीं लेके आए। तो ये फ्री भी कैसे हो गया? हम तो एमएसपी पर वादा कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि हमने जो छत्तीसगढ़ में कितने ऊंचे दामों पर धान खरीद करी, कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी आके कहना पड़ रहा है कि हम भी देंगे जी धान खरीद के लिए बहुत ज्यादा पैसे। तो सच्चाई है कि हमने जो किया है वो करके दिखाया है, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। अगर हम बात करते हैं अपने मजदूरों के लिए, तो अगर हम मनरेगा की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को क्या समझ में आएगा? वैसे भी आजकल तो एक पनौती मंत्री भी घूम रहे हैं देश में, लेकिन मैं प्रधानमंत्री की बात अगर करूं तो उन्होंने मनरेगा को कांग्रेस पार्टी की विफलताओं का स्मारक बताया था। मगर उनको बता दूं कि आज सत्ता उनके हाथ से इसलिए छूट रही है क्योंकि उन्होंने दिया है केवल झूठ, और वे है झूठ के पुलिंदे। और हमने जो किया है वो करके दिखाया है। और मजदूरों को अगर मनरेगा के तहत हम बेहतर काम और बेहतर पैसे देंगे तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नौकरियों की बात करते हैं, हम जुमले थोड़े ही देते हैं, हम ये थोड़े ही कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसके बाद जिनकी नौकरियां ऑलरेडी है उनको सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं मोदी जी। तो हम ऐसे काम नहीं करते। हम जानते हैं कि हमारे लोग मजबूत कैसे होंगे जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो हमने आरटीई के तहत ये भी वादा किया है, और ये वादा नहीं, ये संकल्प है हमारा, ये प्रण है हमारा कि हम अपने लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाना चाहते हैं। हम अंधविश्वास में थोड़ी भेजना चाहते हैं कि भाई अंधविश्वास में रहो और बस उसी के तहत जीते रहो, बाकी मुफ्त के 5 किलो का अनाज दे देंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग पढ़े लिखे हो, वो स्वस्थ हो और अपना जीवन बेहतर तरीके से गुजार सके। उनके लिए प्लेटफॉर्म है, केवल एक प्लेटफॉर्म जहां से पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ये कहती है कि साहब जरूरत और फ्रीबीज में अंतर है, ठीक है, मान गया। मैं फजील अहमद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट। फजील साहब, ये राजस्थान का जो इलेक्शन है, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप इसको हमारे साथ निगत अब्बास भी जुड़ गई। फजील साहब, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार निगत के पास जाऊं। निगत, सुजाता जी कह रही साहब ये तो जरूरत थी, लोगों को चाहिए था, महंगाई की मार थी, इसलिए ये सारी चीजें हमको देनी पड़ी, इसीलिए वादा है और यही पिटारा है राजस्थान का। राजस्थान का क्या पिटारा है ना राकेश जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हंसी आ जाएगी इन्हें अपने मुंह पे
खुद ही अगर मैं इन्हें सच्चाई बता दूंगी, और सच्चाई ये है कि 5.5 लाख करोड़ का कर्जे में डूबे हुआ है राजस्थान, और ये फ्रीबीज की बातें करते हैं। सर्वे उठा के देख लीजिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अगर कांग्रेस की सरकार रही, जो बनने नहीं वाली है पर फिर भी अनुमान जो लगाया जाता है, तो 7.5 लाख करोड़ का कर्जे में डूब जाएगी ये सरकार। मैं ये जानना चाहती हूँ किस ब्लूप्रिंट के साथ आप हमें बता दीजिए कि राजस्थान में फ्रीबीज देने की बात करते हैं। आपने कहा था छत्तीसगढ़ में ये करेंगे, हम लोग गुजारा भत्ता देंगे, हम लोग महिलाओं को 500 रुपए महीना देंगे, कुछ नहीं करा। राजस्थान में फ्रीबीज तो चलो साइड में रख दो, लेकिन जो केंद्र सरकार की स्कीम्स थी, जिसकी पीएम आवास योजना के तहत लोगों को, गरीबों को घर वहां पर मिल रहा था, वो तक इन लोगों ने लेने नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों का राजनीतिक उल्लू सीधा नहीं होता। इन्होंने फाइलें दिल्ली पहुंचाई नहीं है। और ये सिलेंडर मुफ्त की बात करते हैं। पहले वहां पर, क्योंकि एक महिला है, महिला होने के नाते इन लोगों को बात भी करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बुलंद आवाज से बड़े ठहाके जरूर लगा सकते हैं ये, पर महिला सशक्तिकरण पर, महिला सुरक्षा पर इन लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं और चाबी पता नहीं कहां गुमा देते हैं। आज फ्रीबीज की बात करने की राकेश भाई मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है इसकी कि राजस्थान की बहनें, महिलाएं, बेटियां दोनों तरफ से, मैंने सुजाता जी, आप थोड़ा 2 मिनट लेट थी, मैंने सुजाता जी से भी, और देखिए आपका भी जो मैनिफेस्टो है उसमें भी धनराशि है, उसमें भी एजुकेशन है, उसमें स्कूटी की भी बात कही गई है। कांग्रेस कह रही साहब लैपटॉप या फोन्स देंगे, 10,000 रुपए देंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ है, ये निगत जी दोनों तरफ है। मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं कि आज का जो इलेक्शन है, देखिए मैंने दोनों स्क्रीन पर आप पढ़ सकती हैं, बीजेपी कांग्रेस के वादे आपको एक एक करके बता रहे हैं। जो इलेक्शन निगत जी हो रहा है जी, वो इलेक्शन क्या आप मैनिफेस्टो तय करेगा, और मैनिफेस्टो में वही होगा जो जनता को चाहिए, फ्रीबीज। आप मत मानिए, आप ये सोचिए ना, आप खुद कह रही 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, तो ये जो बोझ राजस्व पर जा रहा है सत्ता तक पहुंचने के लिए, क्या ये ठीक है? लॉन्ग रन में क्या ये बैकफायर नहीं करेगा? मैं वही एग्जैक्टली मैंने इसीलिए आपको आंकड़े गिनवाए हैं कि 5.5 लाख करोड़ की इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी कर्जा है। अशोक गहलोत जी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जो जीडीपी का 30% तो कर्जा लेकर बैठी, आरबीआई की गाइडलाइन से भी ज्यादा। तो आरबीआई खुद पूछ रहे भैया कहां से पैसा तो लाओगे और कहां से दोगे, ये बता दीजिए। और जहां तक आप मैनिफेस्टो की बात करें, जैसे मैंने कहा, जरूरत की चीजें हैं वो देना, और एक वहां पर उल्लू सीधा करके फ्रीबीज बांटने में जमीन आसमान का अंतर होता है। और आपने बहुत ही फजील जी, कपील जी आपके पास आ रहा हूं। निगत जी ठीक है, आपका कहना है कि ऑलरेडी राजस्थान सरकार कर्ज में, इलेक्शन किस पर होगा, कर्ज पर आ रहा हूं। निगत जी 1 मिनट आ रहा हूं, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। फजील साहब आ रहा हूं, कपील जी आ रहा हूं। सुजाता एक छोटा सा 30 सेकंड में कमेंट दे रही है, फिर कपील जी और फजील जी के पास जा रहा है। बीजेपी कह रही है ऑलरेडी कर्ज में है, ऑलरेडी कर्ज में है गहलोत सरकार। उसके बाद भी 25 लाख से 50 लाख की योजना, चिरंजीवी योजना, 10,000 रुपए जो वुमेन हेड है परिवार का उसको, 400 रुपए में सिलेंडर, ये पैसे कहां से लाएंगे? ऑलरेडी इतने कर्ज में है राजस्थान सरकार। नहीं, अगर केंद्र सरकार ने चीजों को ठीक से करा होता तो आज किसी को भी ये दिक्कत ना होती, क्योंकि क्या करें, प्रधानमंत्री जी को तो बस एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। मगर याद करा दूं आपको कि जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, जहां पे पैसे का कोई आय का कोई स्रोत नहीं था, उस देश को हम कहां से कहां ले गए। तब भी हमने इसरो का सपना देखा, तब भी एम्स बनाया, तब भी लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लाए, उन्हें पढ़ाया लिखाया। ये थोड़े ही है कि अब इनके राज में तो देखो आप, वो क्या नाम है उनका, वो बाबा इनके है ना एक राम रहीम, उनको छुड़वा दिया उन्होंने, पैरोल ले लिया, क्योंकि अब चुनाव है, वहां पे इनको ये काम करने की जरूरत है। भाई जब ये करते हैं तो वाह होता है, और जब दूसरे करते हैं तो सवाल उठाते हैं। आखिरी बात कह रही आ रहा हूं, मैं पॉइंट ले लिया, मैं उस पर आता हूं, उस पॉइंट पे आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, सुजाता पॉल जा रहा हूं। एक बार एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलूं, लेकिन पहले फजील अहमद साहब का। फजील साहब, ये जो इलेक्शंस हैं, इस इलेक्शंस में आप ध्यान से देखिए रैलीज को, भाषण को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, इसमें आपको घोषणाओं का अंबार दिखाई पड़ेगा, वादों का पिटारा। क्या साहब पूरी ट्रक ले लीजिए वादों की, इतने वादे हैं। तो क्या इलेक्शन चेंज हो रहा है? मैं हमेशा कहता हूं ये चीजें, ये आचरण साउथ में था, नॉर्थ में उतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये नॉर्थ में बढ़ता जा रहा है। तो क्या अब इलेक्शन बदल रहा है? क्या जो जनता है उसका ही माइंडसेट चेंज हो गया है? जनता भी कहती साहब आप पहले कागज बताओ इसमें क्या क्या है, कितना पैसा किसको मिलेगा, कितनी धनराशि मिलेगी, स्कूटी कहां है, लैपटॉप्स कहां है, फ्रीबीज कहां है। तो क्या इलेक्शन और जनता और राजनेता तीनों चीज बदल गई है? पहले जो इलेक्शन होता था वो मुद्दों के आधार पर होता था कि साहब पॉलिसी की बात होती थी, मुद्दों की बात होती थी,
इन्वेस्टमेंट की बात होती थी, बड़े सुझावों की बात होती थी। अब जो लड़ाई है, जो मैंने देखा इस चुनाव में, वो लड़ाई इस बात की है कि किसके वादे की फेरिस्त कितनी लंबी है। रजत भाई, पहले संविधान और कानून से अलग हट करके राजनेता का अपना व्यक्तित्व नैतिकता होती थी। एक नैतिकता होती थी कि अब देश के प्रति हमारा क्या समर्पण है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में, याद दिला रहा हूं आपको, अमिताभ बच्चन की फिल्म, अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे इलाहाबाद से, याद है आपको? बिल्कुल याद है। उस समय दूरदर्शन ने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने से चुनाव आयोग ने रोक दिया था। चुनाव आयोग ने दूरदर्शन पर अमिताभ बच्चन की फिल्म चलाने से रोक दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री किसानों को 2000 रुपया अकाउंट में डाल दिए। तो क्या चुनाव आयोग के अंदर नैतिकता है? कानून भी नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन है कि आप ठीक चुनाव के बीच में किसानों को 2000 रुपया डाल रहे, तो ये तो उनको प्रलोभन देना हो गया ना किसी तरह से। और मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितनी सरकारें हैं, जिन राज्यों में 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं है, किसानों तक की बिजली फ्री नहीं। उत्तर प्रदेश में तो किसान ट्यूबवेल पे मीटर लग गए और सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, यानी अगर घर बंद है आपका तो 1000 रुपया महीना आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। और जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, 100 यूनिट 200 यूनिट पूरे हर राज्यों में बिजली फ्री है। 2014 के बाद जब जीएसटी कानून लगा देश के अंदर, 28% जीएसटी, 28% तक जीएसटी लिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा है। और ये 2014 के बाद 1,50,000 करोड़ रुपया देश को फायदा हो रहा है हर महीने। तो क्या जो देश की जनता से आप 1,50,000 करोड़ या 1,40,000 करोड़ जो कमा रहे, उससे उन जरूरतमंद लोग जो जिनको आवश्यकता है, जो कम संसाधन युक्त नहीं है, अगर उनको कुछ सहूलियत दी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कहती है कि ये तो फ्री की चीज बांट रहे, और फिर अगले पल कहती है कि हम भी तो 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ठीक है, निगट जी एक छोटा जवाब दे दी, फिर कपिल जी के पास फ्री। एक मिनट फजील साहब, जरा ये जवाब ले लूं। एक तो इन्होंने बताया जो बिजली के चार्जेस वाली बात, जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है। दूसरा वो कह रहे हैं कि साहब 80 करोड़ को तो आप ही राशन दे रहे हैं फ्री में। तो अगर कोई स्टेट में कोई मुख्यमंत्री या जो चुनाव लड़ा, अगर वो कुछ वादे करता है तो इसमें गलत क्या है? निगत अब्बास जी। नहीं, मैं आपको फिर वही बात कहूंगी, बहुत जरूरी है राकेश भाई कि हम एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लें। जो 80 करोड़ परिवारों को राशन की बात हम कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड के दौरान जिन जिन परिवारों ने जोखिम उठाए हैं और दिक्कतें हुई हैं, ये आप और हम शायद प्रिविलेज फैमिली से आते तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो वो जरूरत है। कितने लोगों के घर आबाद नहीं, बर्बाद हुए, ये हमें पता है, और यही कारण है कि उस चीज को दिया जा रहा है जो राज्य सरकार, और मैं तो कह रही हूं राजस्थान सरकार, इन सरकारों ने मना काहे नहीं कर दिया? क्यों इन्होंने नहीं कहा जी हम नहीं देंगे, ये पैसा आप अपने पास रखें, हम अपनी सरकार को खुद देंगे? खुद काम नहीं कराएंगे। कम से कम 200 यूनिट बिजली तो फ्री करना चाहिए ना आपको। उत्तर जितना भी बीजेपी राज्य में 200 यूनिट बिजली भी फ्री करना चाहिए। राकेश भाई सुनिए मेरी बात, इनको बोलिए मेरे बीच में ना बोलिए। नहीं बोल रहे आप कंप्लीट करिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री, राकेश भाई कोई भी मुख्यमंत्री पैसा दे, पर मुझे दिक्कत वहां आ जाती है जब कर्नाटक में ये लोग झूठे झूठे वादे करते हैं कि हम ये फ्री बीज देंगे और हम 3000 रुपए देंगे, जो ग्रेजुएट है जिनको जॉब नहीं मिल रही महिलाओं को इतना पैसा देंगे, और उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के ऑन रिकॉर्ड, मैं नहीं कह रही राकेश भाई, उठाकर देख लीजिए, सुनिए मेरी बात, सुजाता जी बीच में मत बोलिएगा। उप मुख्यमंत्री ये कह देते हैं पूरे 1 साल तक हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम फ्री भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बजट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो भैया तुमने वादे क्यों करे थे? राकेश भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, इधर उधर डीके नहीं हारती इनकी तरह, मैं डीके नहीं हारती हूँ इनकी तरह। इनसे पूछिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने क्यों कहा 1 साल तक हम वादे नहीं पूरे कराएंगे? झूठ बोलने की सरदारी आप करिएगा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जनता को पहले भड़काइएगा, फिर झूठ बोलिएगा, और फिर यहाँ बैठकर भाषण सुनाइएगा तो मैं नहीं सुनूंगी। मुझे बताइए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने क्यों बोला ये? और नहीं था पैसा तो झूठ क्यों बोली आप? क्यों बोली झूठ? आप लोग यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का नाटक करेंगे, आप लोग यहाँ पर फ्रीबीज का नाटक करेंगे, आप लोग यहाँ पर महिला उत्पीड़न के बारे में कोई जवाबदेही आपकी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर चिल्लम चिल्ली जरूर करिएगा। राकेश भाई सवाल रखा है, सवाल पूछिए इनसे, जवाब मांगिए, चिल्लम चिल्ली मत करिए मैडम। जब जवाब नहीं होता तो चिल्लम चिल्ली पर आ जाते हैं आप और आपके प्रवक्ता, मत करिए मेरे सामने। मैं यहाँ पर बेइज्जत कर दूंगी कांग्रेस को, क्योंकि आप लोग इज्जत के लायक नहीं है।
बोलिए, इन्हें बोलिए, राकेश भाई इन्हें बोलिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, मैं नहीं बोलूंगी ऐसे। बाहर निकाले, अरे बाहर निकलवाए, क्योंकि इधर उधर कैंपेनिंग करने के लिए नड्डा जी काफी है, वादे करने और वादों को निभाना आप लोगों को आता नहीं है, और हमने ये देख लिया है। देश अब राकेश भाई इनका मैं एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार कपिल जी को भी जोड़ ले लीजिए। एक मिनट निकल जी, आ रहा हूँ आपस में विवाद में। नहीं राकेश भाई निकल जी, मुझे एक ओपनिंग कमेंट लेना है। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ है। मैं निकल जी, मुझे राकेश भाई पहले मेरे सवाल का जवाब इनसे लीजिए। मैं बिल्कुल ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल ले रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, कपिल श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूँ। बीच में बोल रही हैं, आ रहा हूँ। आप इनसे पूछिए कर्नाटक। मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं तय करूंगा। निकल जी, ये मैं तय करूंगा, मुझे जब पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। आपने सवाल रखा मैं कर लूंगा। मेरे एक पैनलिस्ट और है जिनसे मैंने ओपनिंग कमेंट नहीं लिया। आ रहा हूँ, एक बार म्यूट कर दिए। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी, चुनाव की चर्चा है, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। जो इतने बड़े बड़े वादे हैं, वो वादे क्यों? आदमी कहता साहब आप हम पे ट्रस्ट करिए, इस पॉलिसी की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे, लेकिन साहब 50 लाख बिल्कुल फ्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके खिलाफ, अच्छी बात है अगर कोई स्टेट कोई ऐसी पॉलिसी लाता है जिसमें 50 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है, तो ये मुझे लगता है ठीक है। कई लोग ऐसे भी, एक बड़ा सेक्शन है देश के अंदर और राज्यों में जिनके पास अभी भी हेल्थ इंश्योरेंसेज नहीं है। अमूमन लोगों ने ली है, वो चले जाते हैं, बिल्कुल फ्री में इलाज हो जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले पैसा दे देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, मैं मानता हूं। लेकिन इसका लेवल कहां होगा? 25 से 50, 50 से 75, 75 से 1। मैं तो कहूंगा साहब जनता का फायदा है, लेकिन ये जो बोझ है, ये नहीं कि ये कांग्रेस की स्कीम, बीजेपी की भी स्कीम से, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वादा किया है, यहां पर राजस्थान में स्कूटी का भी वादा है, ये जो एक्सपेंडिचर है, क्या ये टैक्स पेयर्स के ऊपर नहीं है, राजस्व के ऊपर बोझ नहीं है? और ये बोझ कब तक सरकारें सहेंगी सिर्फ सत्ता में आने के लिए? कपिल श्रीवास्तव जी। राकेश भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि सरकार के पास टैक्सेस के अलावा और कौन सा पॉकेट होता है? उसी से तो राजस्व आता है, और राजस्व फिर उसके बाद खर्च होता है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि हमारा जो संविधान है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित है। मानता हूं वेलफेयर, तो बिल्कुल वेलफेयर कंट्री होने की वजह से हमें निश्चित तौर पे हम जो जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं वहां अपलिफ्टमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ फंड खर्च करना होते हैं। बेहतर ये होता है कि जो भी पार्टियां अपना ये लेकर के आ रही हैं उनको एक रोड मैप देना चाहिए कि भैया ये चीज हमारी स्कीम में है और इसकी प्रतिपूर्ति हम इन इन चीजों से करें। और कहने के लिए आप रेवड़ी बांट दो, उसके बाद पूरा नहीं होता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी रेवड़ियां बांटी हैं आज तक पूरी नहीं हुई। ना किसी को 15 लाख रुपए मिले, ना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दी गई केंद्र सरकार के अंदर, ना ही जो है वो बनारस क्योटो बन सका, ना 150 स्मार्ट सिटी बन सकी। तो देखिए, वो अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा था कि भाजपा जो है वो जुमले फेंकती है, और ये जुमला था जो हमने कहा था। तो अब इन पर तो कोई यकीन नहीं करता। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस को भी एक चीज जरूर करनी चाहिए। अगर आप इतने लाख की बात कर रहे हैं कि आप फ्री कर रहे हैं, तो कम से कम आपको रोड मैप देना चाहिए कि हम इसकी प्रतिपूर्ति कहां से करेंगे। ये बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि राजस्थान सरकार अगर 5 लाख करोड़ रुपए के डिफिसिट में चल रही है, राजस्व घाटा, तो भारत सरकार में भी तो घाटा है। और हम तो एक बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रेवड़ियां फ्री में चलाई, जो 5-5 किलो अनाज वाली, जो शौचालय वाली, 12,000 में कौन सा शौचालय बनता है? 1,75,000 में कौन सा आप जो है वो मकान बनवा के गरीबों को देते रहे? हाँ, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक से आपने पैसा उठाया 105 लाख करोड़ रुपए, जो कि 10 साल में आपने अकेला प्रधानमंत्री होकर के उठा लिया, 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ उठाया, तो ये आपको बताना चाहिए कि वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने कहां खर्चा किया। क्योंकि IITs आपने दिया नहीं, IIM आपने दिया नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपने दिया नहीं, DRDO आपने दिया नहीं, भाभा एटॉमिक सेंटर आपने दिया नहीं, प्रक्षेपण केंद्र आप दिया नहीं। तो आपने दिया क्या? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपने दिया नहीं, CST आपने नहीं दिया, आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ये शून्य है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे पैसे उठा करके वोट खरीदने के नाम पर, कभी किसान सम्मान निधि के नाम पर, तो कभी 5 किलो के अनाज के नाम पे। मैं एक बार जवाब, कपिल जी जो आपने सवाल पूछा है, कपिल जी जो आपने सवाल पूछा है, निकट जी एक बार आप रिप्लाई दीजिए। राकेश भाई, एसी के कमरों में बैठकर न राजनीति होती है, ना पता चलता है कि सड़क पर क्या हाल है और जनता का क्या हश्र हो रखा था।
तो कांग्रेस की सरकारों में अगर ये एसी के कमरों में ना बैठे होते तो इन्हें पता होता कि जनता कितनी त्रस्त थी, और आज अगर एसी के कमरों से बाहर निकालकर सड़कों पर घूमेंगे तो पता चलेगा कि जनता कितनी खुश। और यही कारण है जो इन लोगों का गठबंधन बना है ना, वो डर के मारे ही इन्होंने बनाया है। आज इन्होंने टॉयलेट्स की बात करी, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी का और उनके समर्थकों को टॉयलेट के ऊपर सवाल उठाने के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी सरकारें इतनी साल रही, उसके 5 दशकों से ज्यादा सरकार होने के बावजूद इन लोगों ने महिला की वो पीड़ा नहीं समझी कि वो जाती थी सुबह सुबह 5 बजे और वहां पर ओपन डेफिकेशन करना पड़ता था और न जाने कितनी महिलाओं का रेप हो गया। तो मत बोलिएगा, और बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की इकलौती ऐसी सरकार है जिसने इस पीड़ा को समझा। इतनी बेसिक चीज टॉयलेट आप लोग नहीं बना पाए। आज महिलाएं 22 करोड़ महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित बैठी हैं, ओपन डेफिकेशन में उन्हें जाना नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि मैं सुरक्षित हूं और ओपन डेफिकेशन की जरूरत मुझे करने की जरूरत नहीं। मैं 6,000 रुपए खा लेता है, क्या बात है, 6,000 रुपए में कौन सा अरे चाहिए पीएम आवास योजना के आपको तहत देखिए महिलाओं को कितने घर मिले, कितने 75% से भी अधिक महिलाओं के पास आज अपना घर है। आज वो महिला कह सकती है कि मेरा अपना घर है। तो पीएम आवास योजना के ऊपर सवाल उठाने की जहमत आप मत उठाइएगा, क्योंकि यहाँ फिर एक्सपोज हो जाएंगे। मेरे सामने झूठ मत बोलिएगा, पहली बात। और ये गरीबों की बात करते हैं, एक मिनट कपिल जी सुनने दीजिए, समझने दीजिए क्या बता रही है निगत जी। जाकर पूछिए जो कांग्रेस की सरकारों में सारे किसान आत्महत्या कर लेते, राजस्थान में आज भी वही हाल है। ठीक है, आज किसान आ रहा हूँ कपिल जी, एक मिनट आ रहा हूँ। एक बार जितेश जी वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से भी जुड़े, उनके पास भी चल रहा है, उन्हें वो मदद आ रहा हूँ। निगत जी जरा ग्राउंड, जितेश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से, बहुत स्वागत है। रिकॉर्डिंग भेजी गई है तो पूरा आ रहा हूँ, सुजाता जी आ रहा हूँ, जरा राजस्थान समझने दीजिए मैम, समझने दीजिए क्या है वहां पर। सुजाता जी मत बोलिएगा, करना आ रहा हूँ निगत जी, एक मिनट आ रहा हूँ। आपस में कोई विवाद नहीं, आपस में कोई विवाद नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। जितेश जी के पास जाना है क्या? जितेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुजाता जी 3-4 इश्यूज हैं जिस पर बीजेपी बहुत फोकस्ड है राजस्थान में। पहला करप्शन का इश्यूज है। जितेश जी आगे, जितेश जी आऊंगा, रुकिएगा। सुजाता जी करप्शन पर लाल डायरी की बात चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उदयपुर वाली घटना की बात है, और कांग्रेस का जो अंदरूनी विवाद है। ये 3-4 इश्यूज हैं जो राजस्थान में बीजेपी जिस पर अटैक कर रही है कांग्रेस पार्टी। आपका वक्तव्य सुजाता जी। सच्चाई ये है कि अंदरूनी विवादों के बारे में ये बात ना करें तो अच्छा है। हम तो कांग्रेस है, कांग्रेस भारत के डीएनए में और भारत कांग्रेस के डीएनए में। मगर इनको देखिए ये बात कर रहे हैं अंदरूनी, और जब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया तो कैसे झटक दिया था हाथ वसुंधरा राजे सिंधिया ने गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, क्योंकि उन्होंने छीन लिया था उनके हाथ से मैनिफेस्टो, फिर उन्होंने उठा के नहीं दिया। तो इनके अंदरूनी कला के बारे में तो कम ही बात किया जाए, ये जनता भी अब जानती है। और मोदी जी के अलावा इनके पास नेता दूसरा है कौन? जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो ये तो मतलब मुंगेरी लाल है तो हवा हवाई तो बातें करेंगे, खुद भी सपने देखते हैं मुंगेरी लाल वाले, दूसरों को भी सोचते देखेंगे, इसीलिए लाल डायरी लाए। अरे लाल डायरी में जो कुछ है वहां पे ईडी तो भेजो। वैसे तो ईडी इन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के घर भी भेज देना चाहिए था, वो नहीं भेज पाए। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ मणिपुर में जो हुआ उसके बारे में भी बता दे। अब राजस्थान की बात हो रही है तो कर्नाटका की बात कर रही है। भाई बता दो कि राजस्थान में आप लोगों के जो 3 युवा मोर्चा के लड़के थे जिन्होंने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, उनको कितने घंटे में पकड़ा? 4 घंटे के अंदर। और जहां तक बात है जो उदयपुर वाली घटना, उसे कितने देर में पकड़ा गया? 4 घंटे के अंदर। तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं मगर चीजों को संभाल नहीं पाते हैं। कांग्रेस फिर से इसलिए आएगी क्योंकि काम किया है दिल से। ठीक है, आ रहा हूं। निगत जी मैं आपसे जवाब लूंगा, एक बार जितेश के पास चलते हैं। जितेश, ये जो वादों का पिटारा है बीजेपी और कांग्रेस का, ये ग्राउंड पर कितना काम कर रहा है? जो जनता घर में बैठी हुई है, टेलीविजन देख रही है, अखबार पढ़ रही है, इस मैनिफेस्टो को देख रही है, वो कैसे देखती है? आपके हिसाब से 3 बड़े इश्यूज जो राजस्थान के वोटर्स के दिल और दिमाग में है, जो इस चुनाव को तय करेंगे कि वो किसके पक्ष में है, भाजपा के या कांग्रेस? जितेश। देखिए सर, सबसे बड़ा राजस्थान का जो इलेक्शन है, मैं अभी सर पूरे सभी जिलों के अंदर जाके आया हूँ। राजस्थान का जो इलेक्शन है सर, कास्ट बेस होता है। दरअसल यहाँ पर जो इलेक्शन है वो पोलराइजेशन इस तरह से यूपी की तरह इलेक्शन नहीं होता। यहाँ आप जो भी देखेंगे तो कास्ट बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कास्ट के आधारित इलेक्शन है। तो राजस्थान में बड़ी कास्टों की बात करें तो जाट, गुर्जर और मीणा,
तो जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि राजस्थान में जो जाट समाज है वो बटा हुआ नजर आ रहा है। गुर्जर समाज की बात करें, जो पिछली बार सचिन पायलट के साथ नजर आया था, इस वक्त गुर्जर समाज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। और बात करें इश्यूज की, तो पेपर लीक एक बड़ा इशू है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट में भी पेपर लीक हुए थे, लेकिन इस इतनी बड़ी संख्या में पेपर लीक होना, 17-18 पेपर लीक होना, इससे युवा बड़ा परेशान है। और जहां जहां भी मैं जाके आया तो यूथ तो बड़ा परेशान है। उनका कहना है कि बार बार पेपर लीक होता है, आखिर कब तक। और सबसे बड़ा इशू मुझे लगा पेपर लीक का है, बेरोजगारी का है। और राजस्थान में सर रोजगार नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि राजस्थान के अंदर आम आवाम के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बात किसानों की करें तो किसानों का दोनों पार्टी ने दावा और वादा किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे होता है। जब सत्ता आ जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी थी, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी पे डाल रही है और बीजेपी कांग्रेस पे डाल रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि नेशनलाइज बैंकों का कर्जा हम माफ नहीं करेंगे, ये केंद्र सरकार का काम है। जब उस समय जब घोषणा पत्र जारी किया था, उस समय पहले ही बताते थे कि भाई ये केंद्र सरकार का काम है, ये हमारा काम रहेगा। आज भी इन्होंने कहा कि हम ब्याज माफ कर देंगे, तो अब अभी भी बता देंगे भी केंद्र सरकार माफ करेगी या ये माफ करेंगे। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को फुटबॉल बना हुआ है। किसान तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान को तो सिर्फ उपयोग में लिया जाता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वोट बैंक के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। बेसिकली सर किसान जो वर्ग है वो बड़ा परेशान है, हताश है कि वहां पर उनको वादे और दावे किए जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ जरूर किसानों को मिल रहा है। और राजस्थान में मुझे लगता है सर, जो मैं समझ पाया हूँ, मैं कल सर जयपुर के कुछ इलाकों में घूम रहा था, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है जयपुर के अंदर, वो राम मंदिर के नाम पर वोट कर रहे युवा। ये मैं बड़ा मिरेकल था, क्योंकि आज मोदी आ रहे हैं। मैं गया था कुछ जगह पे, 3-4 विधानसभा है, हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, ये जो 3-4 विधानसभा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर बाद रोड शो है, वहां पर सर राम मंदिर के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ रहा है। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो फेस है राजस्थान में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो ही यहाँ पर फेस है और वो ही वहाँ यहाँ पर मतलब नेता है। यहाँ पर कोई फेस नहीं। ठीक है फजील साहब, आपका निगत जी 2-3 इश्यूज है। एक किसानों की समस्या है और किसान बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं साहब फायदा कहीं से भी नहीं होगा। दूसरा, जितेश जी कह रहे हैं कि साहब राम मंदिर भी एक इशू है राजस्थान के अंदर, ये तो एडवांटेज बीजेपी। निगत अब्बास। राकेश भाई, अब अगर देश की, सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जनता अगर ये कह रही है जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, तो ये तो जनता का मत है, जनता की इच्छा है, हम तो नहीं कह रहे। सबका विश्वास है। अब उन्हें पता है कि कौन भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाता है और कौन भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, हम उसे हिलाएंगे। तो ये तो जनता का मत है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अपना मन बना लिया। आपके सवाल पर आऊं, सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही। एक मिनट देखिए क्या है, अगर एक एक करके आप नहीं बोल रहे, बिल्कुल एक मिनट रुक जाइए। कपिल जी, मैं आपके पास आया था, जो आपका समय था आपको मैंने पूरा समय दिया था, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। राम का मुद्दा है, अयोध्या का मामला है, यूपी की पार्टी आप रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन किसी की बारी में मत बोलिए प्लीज। प्लीज निगत कंप्लीट करिए, उसके बाद फजील अहमद जी के पास। राकेश भाई, भगवान श्री राम का नाम क्या ले लिया, ये तो तपतपाने लगे और यही जनता देख रहे हैं और यही एक्सपोज हो जाते हैं। खैर, मुझे उस पर जाने की जरूरत ही नहीं, जनता ने देखा है। खैर, आपके सवाल पर आऊं मैं राकेश भाई, उससे पहले नहीं होना चाहिए कि आप भगवान राम को लाएं। मोर्चा और अरे सुनिए मेरी बात, राजस्थान के बारे में बात हो रही, सुनिए मेरी बात कान खोल के। पीसीआर एक बार कपिल जी को म्यूट कर दीजिए। महिलाओं को यहाँ पीसीआर कपिल जी अगर आप बोले तो म्यूट कर दीजिए। और यहाँ पर रेप हुआ तो ये हम लोगों ने गिरफ्तारी कर लिया। अरे सुनिए मैडम, राकेश भाई ऐसे नहीं बोलते। राकेश भाई ने चुप करा। सुजाता जी एक बार उनको कंप्लीट कर ले दीजिए। एक पत्रकार ने अपनी जो पत्रकारिता का विषय था, जो इश्यूज उसको समझ में आए उसने रखा, इसमें आप लोग अपनी बहस करिएगा, एक एक करके बोलिएगा तो सबको सुनाई पड़ेगा, दर्शकों को भी सुनाई पड़ेगा। निगत जी 40 सेकंड में कंप्लीट करिए। धन्यवाद, इन्हें चुप करा दीजिए राकेश भाई, मैं ऐसे बीच में सुजाता जी आ रहा हूँ, सुजाता जी आ रहा हूँ, एक बार निगत को कंप्लीट कर लीजिए। सुजाता जी आ रहा हूँ, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, निगत कंप्लीट करिए। मैं बोलूंगी तब। निगत अब्बास, इन्हें चुप कराइए, आप कंप्लीट करिए निगत। थैंक यू राकेश भाई। अब वही
थैंक यू राकेश भाई, क्योंकि इन्होंने बोला और भगवान श्री राम के बारे में बोल दिया तो इन्हें बड़ा दुख हो गया। खैर छोड़िए, महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा, करौली, दौसा, कौन सा रेप आपको याद दिलाऊं, जहां छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, एसिड फेंक दिया जाता है और अशोक गहलोत उन्हें बचाने की जरूरत पे लग जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं कि किसी प्रकार उस बच्ची को बचा ले। और इन्हीं के विधायक कांग्रेस की विधानसभा में खड़े होकर ये कह देते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो रेप होगा, पर ये लोग कुछ नहीं कहते, टेबल बजाते। तो मत बोलिएगा मुझसे, पिछले 1 साल में 13,000 से ज्यादा मोलेस्टेशन केसेस है मैडम। सिलाई बांध दी आपने और आपकी वो ब्रांड एम्बेसडर खड़ी है ना, लड़कियों लड़कियों प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने 44 केसेस पिछले महीने अरे चुप रहिए मैडम, जवाब है तो दीजिए, वरना चिल्लम चिल्ली वाली डिबेट राकेश भाई की डिबेट नहीं होता। सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर वहां पर आप पुलिस वालों से रेप कराते हो और वो केस पर लीपास होती है, एमएलए आपके रेप करते हैं, उनके बेटे पत्रकारों के रेप करते हैं, मुझे भाषण दीजिएगा तो मत दीजिएगा। मैंने कहा था मैं एक्सपोज करने में बहुत तेज हूँ, सबको पता है, मैं सच बताती हूँ, आंकड़ों के साथ बात करती हूँ। आ रहा हूँ, फजील अहमद जी के पास जा रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, सुजाता जी आ रहा हूँ, आपके समय पे आऊंगा, निकल जी आ रहा हूँ। मैंने आपका पॉइंट ले लिया राम मंदिर पे भी और विमेन इशू पे। फजील अहमद जी के पास। फजील जी, जो जितेश कह रहे हैं वो 2 चीज कह रहे हैं। एक, सेक्टर्स में जो कास्ट है वो डिसाइड करता है राजस्थान का इलेक्शन, पोलराइजेशन वाली बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब वो जयपुर गए तो साहब कहा राम मंदिर भी एक इशू है। तो क्या राम मंदिर वाला इशू राजस्थान में भी चल रहा है? जयपुर में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का एक बड़ा लंबा चौड़ा रोड शो भी है और जितेश कह रहे हैं साहब जहां गए कहा राम मंदिर चल रहा है। तो क्या इस चुनाव में राम मंदिर भी चल रहा है? फजील साहब। रजत भाई, आप बेहतरीन एंकर हैं और आप निष्पक्ष हैं, मैं कई बार आपको बोल चुका, शुक्रिया। हालांकि मैं मुंह पर किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन आज ये जान लीजिए कि भारत की जनता ने पत्रकारों पर से अपना विश्वास खो दिया है। यही कारण है ना कि पत्रकारों से गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं ना, तो पत्रकार भी अपनी सत्यनिष्ठा खो चुका है। इसलिए कोई पत्रकार क्या बोलता है ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं, एक प्रचलित कांड हुआ निर्भया का कांग्रेस के जमाने में। निर्भया के बलात्कारी और कातिलों को फांसी की सजा हुई, इसी देश के अंदर फांसी की सजा हुई। और भारतीय जनता पार्टी में भी कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। मणिपुर दुनिया, यूरोपीय यूनियन में भी भारत का निंदा प्रस्ताव पास कर दिया और इतनी बड़ी घटना हो गई। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला के प्रति क्या रवैया रखे अपना। निर्भया कांड हुआ कांग्रेस के जमाने में, लेकिन फांसी की सजा हुई उसके बलात्कारी और हत्यारों को। और मणिपुर में आप जो देख रहे क्या घटना है, उसके बाद न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी। हाँ। तो महिला के प्रति ये लोग जो बात करते हैं ना, ये गलत बात है, इनकी कोई सुनता नहीं। और रहा सवाल इस देश की कोई मंदिर मस्जिद, ये अपनी निजी भावना है सबकी, जिसको जिस भावना से काम करना है वो कर सकता है। और किसी पत्रकार, आज पत्रकार की इसीलिए पत्रकारों पर विश्वास लोग खो दिए हैं, कोई सुन नहीं रहा है, टीवी लोग बंद करके रखे, कोई देख नहीं रहा। हम तो आपकी वजह से चले आते हैं। ये जो बातें कह रहे, सवाल ये है कि निकात अब्बास ने ये नहीं बताया अभी तक कि भाई बिजली फ्री बिजली देने में क्या दिक्कत है। फजील साहब आ रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़िए। कहां 5:10 का टॉपिक है, 5:36 पे मिलाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। रुक जाइए, एक बार कपिल जी के पास जाना है। कपिल जी, 2 चीजें हैं। सुनिए, एक मिनट फजील साहब, एक मिनट आ रहा हूं, फजील साहब आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं कपिल जी के पास। कपिल जी, 2 चीजें जो हमने देखा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, मैनिफेस्टो के अलावा अगर कोई चीज चल रही है तो वो ओबीसी का दांव है। दोनों ही पार्टी उसको पुश कर रही है क्योंकि 50% का वोट बैंक है। अब अगर मैं जितेश के हिसाब से चलूं तो जितेश का कहना है कि वो यूपी वाली बात यहां पर नहीं है, यहां पर कास्ट फैक्टर से। मैंने जितनी भी राजस्थान के लोगों से बात करी, उन्होंने कहा सब एक साथ नहीं है कि आप कौन हिसाब 80-20 वाला मामला, ऐसा कोई मामला नहीं। कहा जाट अलग है, गुजर अलग है, मीना अलग है, ये अलग अलग बटा हुआ है और यही सिस्टम तय करता है कि सत्ता तक कौन ले जाएगा। उसमें राजपूत फैक्टर भी है, एक ब्राह्मण फैक्टर भी है, मारवाड़ी फैक्टर भी है। जो वोट बैंक है वो बटा हुआ है, यहां पर वो हिसाब किताब लगाता है कि नहीं साहब सत्ता में कौन आएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि सत्ता में जिसे आना होगा वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई फेस इनके पास राजस्थान के अंदर नहीं है, जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, तो इस बात को प्रमाण कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से वहां चुनाव हार रही है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने तो जाएंगे नहीं। और देखिए कर्नाटका के अंदर भी यही हुआ था कि प्रधानमंत्री जी को वहां पर चेहरा आगे किया गया था। आज ऑब्जर्वर जो इनका आरएसएस का
मुखपत्र है वो क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जी की लहर समाप्त हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे नहीं लड़ा जा सकता, मुद्दों के आधार पे हमें लड़ना चाहिए। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी जब सामने आते हैं तो वो अपना ही चेहरा रख देते हैं, वो अपने केंद्र की ही बातें करते हैं। राजस्थान में पूर्ववर्ती इनकी सरकार ने क्या किया था या क्या रोड मैप है ये प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो उसी के लिए ये पीछे जाके चिपते हैं, कभी राम मंदिर के पीछे। अरे भाई राम मंदिर आपका दिया हुआ तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट में आप लोगों ने उन लोगों को जगह नहीं दी जो चक्रपाणी महाराज प्लेंटिफ नंबर 1 हैं, धर्मदास महाराज जो प्लेंटिफ नंबर 2 हैं, जो प्लेंटिफ नंबर 3 शंकराचार्य जी महाराज हैं, जिनके प्लेंट पे ये वर्डिक्ट प्राप्त हुई है, और आपने उन्हें भी राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दी, संत की जगह लंठ भर लिए, जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीद ली 15 मिनट के अंदर, राम के भी अमानत में खयानत करने का काम किया। और ये क्या राम जी की बात करेंगे, भगवान राम को इतने अहंकार से कह रहे हैं कि हम लेकर के आए। अरे भाई दुनिया लेके वो आए और संजय निषाद को मां की गाली दिलवा करके भगवान श्री राम को ठीक है कपिल जी आ रहा हूं एक बार सुजाता जी के पास। सुजाता जी, जो निकट जी ने कहा कि राम का विरोध था क्योंकि आपको उस पर ऑब्जेक्शन था, मुझे जाना था, मैं कोशिश ये करता हूं कि जितने भी लोग हैं सबको बराबरी से समय मिले, एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा ना बोले, जिसमें जो लोग देख रहे हैं और आप लोग भी एक दूसरे की बात समझ पाए। ये सबसे आसान काम होगा कि मैं आप चारों को स्क्रीन पर रख लूं और आप चारों चिल्लाएं, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसको पसंद करें, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिलता है तो लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं कि एक एक करके आप बोलें, जिसमें जनता और आप लोग भी एक दूसरे को समझ पाए। ये जो राम वाली एंट्री है इसको आप कैसे देखती हैं? जो जितेश ने बताया, मेरी जितेश से पहले कभी जान पहचान नहीं थी, आज पहली बार ही हमारे शो पर बैठे हैं और उन्होंने एक व्यापक जो घूमे हैं राजस्थान में वो उन्होंने अपनी बात रखी। ये सिर्फ जयपुर की बात थी जो उन्होंने रखा, अगर अदर जगह जो चीजें थी वो भी उन्होंने रखा। सुजाता जी देखिए, ये क्या बोल रहे हैं मैं इस पे बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे जिस बात से आपत्ति थी वो ये थी कि ये कह रही हैं जो राम को लाए, भगवान श्री राम को कौन लेके आ सकता है? भगवान श्री राम तो हम सबको लेकर आए हैं। क्या मोदी जी ये कह सकते हैं कि वो लेके आए हैं भगवान श्री राम को? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, मगर भगवान श्री राम जो है वही हम सबको लाने वाले हैं, इसलिए उनका मान सम्मान होना चाहिए और इस बात का विरोध हर एक को करना चाहिए। अगर कोई कहे कि जी मैं लेके आया, इतना बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहां तक बात है जनता की, तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने बड़ी कोशिश करी, मगर वहां पे भी ये काम ना आया, क्योंकि भूपेश बघेल जी से बड़ा हिंदू इनको कहां से मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, और इनका दिखा दीजिए वहां पर। अब कहने की महादेव के नाम को बदनाम एक मिनट निगत जी देखिए ये नहीं 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 निगत नहीं एक बार उनको कंप्लीट करें, एक बार उनको कंप्लीट करें, नहीं इनसे पूछिए ना, एक बार उनको कंप्लीट नहीं, ऐसे नहीं होगा, उनसे पूछिए। आपके बीच में भी कपिल जी और फजील साहब बोल रहे थे, मैंने चुप कराया था। निगत गलत बात, जब मैं आपके बीच में कोई बोला तो मैंने चुप कराया था। एक बार सुजाता जी कंप्लीट करिए, निगत जी आप ही को जवाब देना है। बोले जवाब मैं दूंगी इन्हें। हाँ दीजिए। अब मैं आ जाती हूँ मध्य प्रदेश में, जहाँ चुनाव, क्योंकि मैं सिर्फ 4 चुनाव हो रहे हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, हाँ। करने के लिए पूरे देश की बात कर सकती हूँ। वहां पर भी आपने देखा कि कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, उनके ऊपर ये आक्षेप नहीं कर पाए, क्योंकि वहां तो कितने मंदिर ऐसे हैं जो कमलनाथ जी ने बनवाए हैं, दिग्विजय सिंह जी को सभी कोई जानते हैं, और हिंदू होना कोई इनकी बपौती नहीं है, हर एक का धर्म है और हर एक अपने धर्म को कोई उसका खिलवाड़ बना देता है, उसे राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है, मगर हम संविधान के हिसाब से चलते, वो हमारा निजी होता है। लेकिन हम धर्म के मामले में कभी किसी पर आक्षेप नहीं करते। अब आ जाते हैं राजस्थान में, अशोक गहलोत जी से बड़े हिंदू हो गए क्या मोदी जी? अगर मोदी जी हिंदू है तो अशोक गहलोत जी भी हिंदू है, इसलिए इस बात पे ना तो मैं मोदी जी के हिंदू होने पे सवाल उठाऊंगी और ना ही इनको ये अलाउ करूंगी कि ये मेरे नेता अशोक गहलोत जी के ऊपर सवाल उठाए। तो जहां तक जनता की बात है, तो जनता जानती है कि जब पेट में भूख हो ना तो किसकी सरकार चुनी जाएगी, और जनता देख चुकी है कि कोविड के समय में उन्हें ना तो ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई राजस्थान में, ना कोई और दिक्कत महसूस हुई, और आज कल्याणकारी राज्य होने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो अशोक गहलोत जी, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के जितेश आपके पास आ रहा हूं एक बार, ठीक है सुजाता मैंने पॉइंट ले लिया, एक बार निगत के पास। निगत वो कह रही साहब राम को क्यों ला रहे हैं, बार बार राम को आप ले आते हैं, कहा तो धर्म है, आचरण है, आस्था है, चुनाव में राम क्यों? सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, इसके बाद निगत अब्बास जी संस्कृति की आज ये बात कर रही है मैडम,
ये आज जो मैडम बात कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, भगवान श्री राम काल्पनिक है, ये मैंने तो नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कहा था। कौन गया था वहां वकील बनकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने? जी भगवान श्री राम तो है नहीं, आज अपने आप को हिंदू कहेंगी ये, और सनातन धर्म और अपने आप को हिंदुत्व कहने वाली जरा मुझे बताए ना इन्हीं। अरे सुनिए मैडम, अब बीच में मत बोलना। प्रियंक खरगे ने कहा नहीं कहा कि सनातन धर्म जो है वो तो डेंगू मलेरिया उसका समर्थन करा ना, तब आपके मुंह पे क्यों सिलाई लग गई थी? तब नहीं आपको हिंदू धर्म और बाकी हिंदुस्तानियों की और भारतीयों की संस्कृति याद है? इतने साल भगवान श्री राम वहां टेंट कोई नेता नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने वो जंग लड़ी कि भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि वापस मिल जाए। अरे चुप रहिए, सुनिए मेरी बात। देखिए राकेश भाई, मैं किसी के बीच में नहीं, आपका वक्त है। निकट जी आप कंप्लीट करिए, मुझे जितेश जी के पास जाना, आप प्लीज कंप्लीट करिए। चुप कराइए। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये जो राजस्थान की बात कर रही हैं, क्योंकि मैं आंकड़ों की, भगवान श्री राम की बात तो इन्होंने शुरू करी। निकट जी ये मैं क्योंकि एक कॉमन सवाल था, मैं एक बार सवाल दोहरा देता हूँ। निकट अब्बास जी, मैं आ रही हूँ। निकट जी राजस्थान पे ही सवाल है। कॉमन सवाल था कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के चेहरे को आगे कर रही हैं, जो लोकल चेहरे हैं उसको आगे नहीं कर रही हैं, क्यों? ये कॉमन सवाल है जो पैनल पे लोग। भारतीय जनता पार्टी की ताकत देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाने वाली देश की जनता है, मैं और आप नहीं है राकेश भाई। हमें आगे करने का उनका चेहरा जरूरत ही नहीं है, देश की जनता ने आगे कर दिया है। अगर देश की जनता उनकी रैलियां उनका संबोधन सुनना चाहती है तो वो देश की जनता, देश का मत है, मेरा नहीं है। हम तो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मैं पॉइंट ले लिया, एक बार जितेश के पास चलिए बहुत तेजी से। जितेश, आपने बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिकल एनालिस्ट सबको सुना, कई लोग आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आ रहा हूं निकट जी, आ रहा हूं, एक बार जितेश के पास जाने दीजिए। जितेश, दो चीजें, एक ये जो चेहरे का फैक्टर है वो कैसे काम करता है राजस्थान में, एक तरफ लोकल लीडरशिप, एक तरफ राष्ट्रीय, एक मिनट आ रहा हूं जितेश, वो कैसे काम करता है? दूसरा, दोनों पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप कंपेयर करेंगे, जो जनता से बात हुई, क्या फीडबैक? देखिए, पहली बात तो आप फेस की बात कर रहे हो, तो ये राजस्थान जो इलाका है भौगोलिक दृष्टि से, यहाँ पर सिर्फ 4 बॉर्डर पड़ते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। तो ये बॉर्डर स्टेट है। तो सर, कांग्रेस के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि जब तक सीमाएं सुरक्षित रहती है जब ही राष्ट्र सुरक्षित रहता है। तो ये बात तो इसमें कोई संशय नहीं है कहने पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद सेना और राष्ट्र की जो सीमा है वो तो हमारी सुरक्षित हुई है और सुदृढ़ हुई है, और स्ट्रक्चर जो है हमारे घटना हो रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? पहले नहीं थी, शर्म नहीं आती? वीर आप भर्ती कर रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकार बन के बैठे हो, बेशर्मी की पराकाष्ठा है क्या हमारा? अरे कम से कम पत्रकार की कुछ गरिमा होती है। जितेश, आप अपना मत रख सकते, पत्रकार आप कंप्लीट करिए। गरिमा खत्म कर रहा है तो हम क्या करें? पत्रकार खुद अपनी गरिमा खत्म कर रहा है। आप बीजेपी लिख के हुआ ज्यादा अच्छा है। सेना की बात करके आपको जलन हो गई? सेना की बात से क्या लेना देना है भाई? ये राज्य सरकार का चुनाव है। अरे सर, ये सेना धारा 370 हटी नहीं हटी सर, धारा 370 हटी नहीं हटी, आप बताइए। इनको बीजेपी का लिख दीजिए, प्रवक्ता बीजेपी। 5 किलो के अनाज पर इतना मत, इनको बीजेपी प्रवक्ता लिख दीजिए रजत भाई। शर्म क्या आती है? धारा 370 हटी नहीं हटी, ये बताइए। ठीक है, आप बस ठीक है, वो मेहमान है आप लोग, ऐसा ही ठीक है, उनका आपका एक फीडबैक है, हर जर्नलिस्ट का एक फीडबैक होता है। आ रहा फजील साहब, आ रहा हूँ फजील साहब, आ रहा हूँ। मुझे मेरा विषय तो रखने देते सर। जितेश, ठीक है, आ रहा हूँ। जितेश, एक सवाल और था मेरा, जो बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो ग्राउंड पर जनता उसे कैसे देख रही है? कौन सा मैनिफेस्टो अच्छा लग रहा है? देखिए, ऐसा है, दो दावे करते हैं लेकिन नेता ये इम्प्लीमेंटेशन, जनता को चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। जैसे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पिछली बीजेपी सरकार में भी क्या हुआ और अभी की कांग्रेस सरकार में भी क्या हुआ? कुछ नहीं। जनता वोट के टाइम जनता के पास नेता आते हैं। जब मैं कल लोगों से बात कर रहा था, लोगों का यही कहना था कि वोट के टाइम पे ये दावे और वादे किए जाते हैं, हकीकत में इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे नथिंग है, सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जनता परेशान होती है, पूरे 5 साल इनको चुन के भेज देती है और वो चाहते हैं कि ऐसा नेता मिले, जैसा नेता आए जो इम्प्लीमेंटेशन कराए। ऐसे नहीं खाली दावे और वादे कर दिए और कुछ नहीं इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे। ठीक है, आ रहा हूँ। सुजाता जी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार, आप देखिए रोड शोज है, कांग्रेस भी कर रही है, चाहे वो प्रियंका जी हो, राहुल गांधी हो या खड़गे साहब हो, लगातार है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रोड शो, बॉर्डरिंग स्टेट, जो बात जितेश ने कही, हो सकता है आप सहमत ना हो, क्या ये एक इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट को? क्या स्टेट इलेक्शन में जब सेंट्रल लीडरशिप जाती है तो क्या वो एक पावर के रूप में काम करती है? जिस प्रधानमंत्री के राज में एक सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से होते हुए उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में पहुंच जाती है, वो तो ये बताए कि यहां से तो अगर कोई बाहर जाए तो वापस ना आए, ऐसी होनी थी सरकार, जैसा कि राजस्थान में। लेकिन सच्चाई है कि इस देश की हिफाजत करने वाली सेना, उस पर सवाल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सुरक्षित, निगट जी एक छोटा जवाब दे रही, जल्दी से, बहुत कम वक्त है। निगट जी सुरक्षित रहे, और ये पत्रकार महोदय की सुरक्षा के बारे में सुजाता जी ना ही बोलिए। देखिए मैं कह रही हूँ, आप देखिए राकेश भाई किस प्रकार ये पत्रकार को छोड़ दीजिए, पत्रकार प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में, ये कहते हैं कि ज्ञान चाहिए कितना बोलिएगा, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया तो आप लोगों में दही बन जाती है, इधर उधर की बात करनी है तो बड़ा बड़बड़ाने लगते हैं आप लोग। मुझे बताइएगा ना, डकैती के मामले 33% बढ़े आंकड़ों के साथ खेती करने के बजाय ये बताओ, ये कह रहे हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती को बताओ, हर रोज ऑन एवरेज 18 बच्चियों का रेप हो रहा है राजस्थान में, पर ये मैडम यहाँ पर डीके हाँ के जवाब नहीं देंगे। कैसे देंगे जब प्रियंका गांधी वाड्रा में है? आपके भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के प्रवक्ताओं की पीड़ा मैं समझती हूँ। और राजस्थान का रण है, 25 को वोटिंग है, 3 को नतीजे सबसे तेज आप देखिए इंडिया न्यूज पर। आज वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। राजस्थान का रण बहुत दिलचस्प है। दरअसल यहां पर कास्ट सिस्टम काम करता है। एक तरफ अशोक गहलोत सरकार 5 साल का कार्यकाल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी और सेंटर की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उस पर डिपेंड है। राजस्थान में कई रंग हैं और रंगों के बीच से सत्ता का रास्ता निकलता है। देश का सवाल में आज से देखते रहिए इंडिया।